हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है गठबंधन सरकार। और आज इसी को देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि गठबंधन सरकार क्या है और उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानियाँ क्या होती हैं। तो इन सबको जानने वाले हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी जानेंगे गठबंधन सरकार के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम जानते हैं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो जब लोकसभा में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, तब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाए तो वह गठबंधन सरकार कहलाती है। यानी कि सरकार, गठबंधन सरकार वो होती है जब लोकसभा में कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है। ऐसे में स्थिति ये आती है कि भाई अब सरकार कौन बनाएगा। तो सरकार बनाने के लिए सिर्फ एक विकल्प बचता है, वो ये कि पार्टियां आपस में मिलजुल कर गठबंधन बनाकर सरकार चलाएं या बनाएं। तो इसलिए क्या होता है, गठबंधन सरकार बनती है। क्योंकि जब लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसे में एक सरकार नहीं बन पाएगी और सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो ऐसे में विकल्प होता है कि दो पार्टियां, दो से अधिक पार्टियां एक साथ आकर गठबंधन सरकार बना सकती हैं। ठीक है। और भारत में इसी जो गठबंधन सरकार का जो युग था वो 1989 यानी कि 1989 से शुरू होता है और ये जो युग था 2014 तक चलता है। 1989 में शुरू हुआ और 2014 तक ये चला, क्योंकि 2014 तक किसी भी पार्टी को लोकसभा में एक पार्टी को किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। ठीक है। 2014 तक बीजेपी क्या थी, पहली ऐसी पार्टी थी 1989 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। 283 सीटें उसको मिलती हैं। ठीक है। तो बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है 2014 में। उससे पहले 1989 के बाद 2014 तक किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और इस दौरान हमारे यहाँ पर 11 सरकारें, भारत में गठबंधन सरकारें बनी थी। ठीक है। और ये जो गठबंधन सरकार का युग शुरू क्यों हुआ, तो इसको तुम थोड़ा इस तरीके से जान सकते हो। क्योंकि इस समय क्या था कि भारतीय राजनीति में काफी बदलाव आ रहे थे, जिसके कारण तुमने देखा होगा कि 1990 से या 89 से पहले कांग्रेस क्या थी, पूरी भारतीय राजनीति में चार, मतलब इतने, कितनी बार आमसभा चुनाव हुए, 8 बार आमसभा चुनाव हुए थे ना। लोकसभा चुनाव कितनी बार हुआ है, 8 बार हुआ थे। आठों आम चुनाव में लगभग एक दो बार छोड़ के, 1977 के छोड़ के उसको, और 1967 के और 77 के छोड़कर उनको हर एक चुनाव में भारी बहुमत मिला। किसको, कांग्रेस को। 1967 का छोड़ दें और 1977 को छोड़कर ये कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूर्ण बहुमत के साथ मतलब सरकार बनाती थी। बट यही जो कांग्रेस थी अब क्या हो गई, ये कहीं ना कहीं इसका समापन हो गया, इसका पतन हो गया कांग्रेस प्रणाली का। दूसरा, भारत में अनेक और दल उभरकर सामने आए, जिसके कारण भारत में बहुदलीय प्रणाली शुरू हुई और क्षेत्रीय पार्टियों का भी दबदबा क्या हुआ, दबदबा बढ़ने लगा। और समाज के अनेक जो तबके थे, हर एक तबके की नुमाइंदगी करने वाली हर एक पार्टी क्या हुई, सामने उभर कर आई। मतलब हर एक तबके की अलग अलग पार्टियां सामने उभर कर आई। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, वो क्या थी, एससी और एसटी और जो दलित होते हैं उनके लिए आई थी उभर के। जैसे आपको बीएसपी जानते हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की, काशीराम, यूपी की। तो वो पार्टी क्या थी, किस लिए आई थी, वो एक समुदाय, एक समाज के एक वर्ग के लिए उभरी थी। किसके लिए, दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में क्या था, गठबंधन सरकार के युग का आरंभ होने का कारण यह भी था कि क्षेत्रीय पार्टी का बड़े स्तर पर उभार हुआ, सामने उभर के आई। और दूसरा था कि भाई कांग्रेस प्रणाली जो थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसका प्रभुत्व खत्म हो गया और बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और हम गठबंधन सरकार, अभी हमने देखा था कि गठबंधन सरकार वो होती है जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत ना मिले। ऐसे में वो पार्टी क्या करे, ऐसे में क्या हो, लोकसभा में दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाए तो वो गठबंधन सरकार होती है। अब इसी का हम एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। 1989 का बीपी सिंह ने जो 1989 में पहली गवर्नमेंट सरकार बनाई थी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, यानी कि गठबंधन सरकार बनाई थी। अब क्या होता है, 1989 में चुनाव होते हैं 543 सीटों पे। ठीक है। अब 543 सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को कितने मिले, 197 सीटें मिली, और जनता दल जो थी उसको 143 मिली, और बीजेपी थी उसको 85 मिलती हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको 33 मिलती हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, इसको क्या होती है, 12 मिलती है। मार्क्सिस्ट पार्टी थी और ये इंडियन पार्टी थी। ठीक है, ये मार्क्सवादी थी। तो इनको इतनी इतनी सीटें मिली। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट्स,
ये जो होते हैं ना कुछ निर्दलीय, जो निर्दलीय लोग होते हैं ना जो खड़े होते हैं सीट पे, उनको कितनी, जो किसी भी पार्टी से नहीं होते हैं ऐसे ही निर्दलीय खड़े होते हैं, वो 12 सीटें ऐसी थी लोकसभा में। और ऑल इंडियन जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी थी AIADMK, उसको 11 सीटें मिलती हैं। और शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब की थी, है ना, इसको कितना मिला था, 6 सीटें मिली थी। और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको 3 सीटें। अब इस प्रकार से 543 सीटें जो थी, इस प्रकार से इन सबको, इन सभी पार्टी को मिली थी। अब देखो क्या है कि लोकसभा की 543 सीटें हैं, तो उसमें से आपको पूर्ण बहुमत कितना चाहिए होगा, 50+1, मतलब 50% +1 चाहिए आपको। तो इसका कितना होगा 543 का, 272 और +1, तो हमारा कितना हुआ 273 सीटें। तो हमें 543 में से 273 सीटें चाहिए, किसमें, लोकसभा में पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर किसी भी पार्टी को आपको लग रहा है कि कोई किसी को भी पूर्ण बहुमत मिल रखा है। यहां देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको भी 157। यहां पर जितनी भी पार्टियां हैं इनमें से किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। बट एक बात ध्यान रखनी होगी, भारतीय जनता पार्टी जो 1984 के चुनाव में जब राजीव गांधी को 415 सीटें मिली थी, ध्यान है, उस समय बीजेपी को 2 सीटें मिली थी 1984 में। वही बीजेपी 1989 में क्या हुआ भाई, सीधे 85 सीटें लेकर आई, जीत के आई लोकसभा में। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब लंबा उछाल था, किसके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और क्या होता है अब इसमें, क्या होता है, सरकार क्या होती है, जनता दल के नेतृत्व में बीपी सिंह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बीपी सिंह ने क्या करा, जनता दल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। और ये जो राष्ट्रीय मोर्चा था, इसमें अनेक पार्टियों को उन्होंने क्या करा, शामिल किया था। इस राष्ट्रीय मोर्चे में अनेक पार्टी थी, जैसे कि यहां पर देखो, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, यहाँ पर AIADMK जो तमिलनाडु की थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और असम की असम गण परिषद, भारतीय कांग्रेस समाजवादी दूसरी पार्टी थी, और इसमें वाम मोर्चा। और ये दो, भारतीय जनता पार्टी ये बाहर से समर्थन दे रहे थे। अब इसमें क्या था कि ये दो क्या नाम था, बीजेपी और वाम मोर्चा, इन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। और ये जो 4 पार्टी थी ना, इन्होंने क्या करा था, राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल हुई थी और गठबंधन में शामिल हुए थे। कौन, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, और तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और असम की असम गण परिषद, और भारतीय कांग्रेस समाजवादी, इन पार्टियों ने क्या कहा था, राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल हुए थे। तो राष्ट्रीय मोर्चा क्या था, एक राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन था। तो ये क्या करा, जनता दल के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय मोर्चा बनाया गया, बीपी सिंह ने बनाया। अब इसने क्या करा, राष्ट्रीय मोर्चा ने पूर्ण बहुमत साबित किया, किसमें, लोकसभा में, किसके खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ। अब इन्होंने क्या करा, बीपी सिंह ने जनता राष्ट्रीय मोर्चे के तहत अपनी सरकार बनाई। और ये जो सरकार होती है ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, ये नवंबर 1989 में बनती है, और 1989 में बनती है, और दिसंबर 1990 में क्या होती है, ये गिर जाती है। क्योंकि बीजेपी क्या थी, बाहर से समर्थन दे रही थी। और बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि जो सरकार चलाने वाले हैं, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसमें कोई भी हमारा सदस्य शामिल नहीं होगा। हम तुम्हें सिर्फ संसद में बैठकर समर्थन दे रहे हैं, आपके मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में हम शामिल नहीं होने वाले। इसी तरीके से जो वाम मोर्चा था और भारतीय जनता पार्टी थी, इन्होंने बाहर से समर्थन दिया था, किसको, बीपी सिंह की सरकार को, जिसको जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा के तहत बनाया गया था। अब वहां पर एक चीज और नॉलेज वाली बता दूं, जो वाम मोर्चा था आपका, वो क्या था, वाम मोर्चा कौन है, वाम मोर्चा क्या था, अब ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मिलकर बना था। और ये जो वाम मोर्चा था, इसमें वो सारी पार्टियां शामिल थी, जैसे कि आप जानो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों पार्टी क्या थी, वामपंथी पार्टी थी, लेफ्ट विंग थी। जो कि अब तुम्हें वामपंथी का मतलब भी पता होगा, वामपंथी वो लोग कहलाते हैं जो गरीब और मजदूर और निचले तबके की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसी प्रकार से वाम मोर्चे में वो सारी पार्टियां शामिल थीं जो वामपंथी थी। जैसे कि इसको बनाया किसने था, वो तो अगर बनाने की बात करते हैं तो जिसमें जो बनाने वाली पार्टी थी वो केरल में, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलाया बनाया था। और इसमें शामिल वो सारी पार्टियां थीं जो वामपंथी पार्टी थी, वो सारी इसमें शामिल थी। तो ये था हमारा वाम मोर्चा। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये है हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी, जो कि 1998 में पहली सरकार एनडीए फर्स्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। और इस समय ही एनडीए फर्स्ट 1998 में क्या होता है, उभर का सामने आता है। तो एनडीए फर्स्ट जो इनकी बनी थी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की, वो 13 महीने तक चलती है, 13 महीने तक चली थी।
अब क्या है कि यहाँ पर तुमने देख रखा है कि कार्टून क्या दिखा रहा है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, बीजेपी के नेतृत्व में, मतलब बीजेपी से ये लड़े थे, है ना। बीजेपी क्या थी, मैन पार्टी थी, जो कमल का फूल क्या है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो बीजेपी इनकी क्या थी, एक दल का प्रभुत्व था, मतलब बीजेपी क्या थी, प्रमुख पार्टी थी, है ना, बड़ी पार्टी थी। अब यहाँ पर तुम देखो छोटी छोटी पार्टी, जैसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो गई, ये तृणमूल कांग्रेस हो गई ममता बनर्जी की, अब ये झारखंड पत्नी कौन सी है समझ नहीं आ रहा, और ये सारी पार्टियां क्या थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी। अब इनको बम के तौर पर क्यों दिखाया गया, क्योंकि इन्होंने अपना समर्थन दे रखा है किसको, बीजेपी को, राष्ट्रीय मोर्चे को, मतलब सॉरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब कि एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को इन्होंने क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है इन्होंने। और इस अलायंस का नुमाइंदगी कौन कर रही है, बीजेपी कर रही है। इस गठबंधन की बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी है। तो उस समय ऐसी 13 पार्टी बीजेपी में, मतलब एनडीए में शामिल थी, जिसमें बीजेपी क्या थी, सबसे प्रमुख थी, बीजेपी क्या थी, सबसे अहम भूमिका में थी, बीजेपी मैन थी। तो उस समय क्या था, 13 पार्टियां थी, 13 पार्टियां तुम्हें इधर दिख रही हैं। अब इनके समर्थन पर क्या बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी बने। अब इनको तुम्हें बम के तौर पर क्यों दिखा रखा है, अब ये कभी भी फट सकती है, कहने का मतलब ये कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकती है, और ये कभी भी इनकी सरकार गिर सकती है। इसलिए यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब अस्थिर सरकार का एक चिन्ह दिखा रखा है आग के तौर पर। ये कभी भी इनमें आग छू जाएगी, तभी क्या होगा, इनके कभी भी थोड़ा सा विद्रोह भड़का इन पार्टियों के बीच में, इन सबके बीच में, तुरंत ही क्या होगी, वो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए इनको बम के तौर पर दिखा रखा है कि अगर इनमें थोड़ी सी आग लगी तो ये क्या होंगे, फट जाएंगे, और तुरंत इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाएगी। तो ये है गठबंधन सरकार का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। और देखो यहाँ पर गठबंधन सरकार के दोष क्या होते हैं, एक अस्थिर सरकार का कायम होती है, एक ऐसी सरकार कायम होती है जो अस्थिर होती है, जो कभी भी किसी भी पार्टी के अलग होने पर वो सरकार गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, उसकी कोई स्थिरता नहीं होती है, स्टेबिलिटी होती नहीं है, वो सरकार कब गिर जाए कब नहीं गिरे इसका कोई पता नहीं होता है। दूसरा, सरकार की नीतियों की जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है, जो सरकार कोई काम लेती है उसमें बहुत रुकावट आती है। अब मान लो कोई सरकार कोई काम करने जा रही है, उसमें अगर क्षेत्रीय दल को पसंद नहीं आया, वो क्षेत्रीय दल क्या करेगा, उस नीति को मना कर देगा कि आपको ये लागू नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो काम वहीं पे रुक जाएगा, उसके लिए फिर झमेला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नीति निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, कामकाज में तालमेल की कमी होती है, क्योंकि इनके अलग अलग मत होते हैं, क्षेत्रीय पार्टी होती है, इनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है, और अकुशल सरकार का निर्माण होता है जो खुलकर कार्य करने में असक्षम होती है। एक अकुशल सरकार होती है जो मतलब पूरी कुशलता के साथ कार्य नहीं कर पाती है। क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, खींचातानी करते हैं, वो अपने मुद्दों को उठाते हैं, वो क्षेत्रीय दल कहेगा अच्छा मेरे क्षेत्र में ये कर दो, हमारी ये मांग मानो, हमारा ये पूरा करो। ऐसे में क्या होता है, सरकार फंसी रहती है क्षेत्रीय दलों में ही, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में वो खुले तौर पर काम नहीं कर पाती, इसलिए क्या होती है, असक्षम सरकार का निर्माण होता है। चौथा, पांचवा देखें तो क्षेत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई बार राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगाया जाता है। अब क्या होता है, एक प्रधानमंत्री है भाई, अब वो प्रधानमंत्री बनना तो चाहेगा ही चाहेगा कि वो पूरा 5 साल का टर्नओवर अपना पूरा करे, कार्यकाल पूरा करे। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय लक्ष्य होंगे उनके लिए, अब वो मान लो क्षेत्रीय, अब उसको क्या है, अपनी सरकार को 5 साल को चलाने के लिए किसी प्रधानमंत्री को, गठबंधन की सरकार है तो उसको क्षेत्रीय बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्षेत्रीय समर्थन चाहिए क्षेत्रीय पार्टियों का, क्योंकि उन्हीं के समर्थन पे तो उसकी सरकार बनी है। अगर उनकी उसने आकांक्षाओं को पूरा नहीं करा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, तो वो जब मर्जी अपनी सरकार मतलब समर्थन वापस ले लेंगे सरकार से। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभार राजनीतिक स्वार्थ के कारण क्षेत्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा दिया जाता है, कि कोई भी जो नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो कभी कभार क्या करता है, राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा देता है क्षेत्रीय हित को प्राप्त करने के लिए, क्षेत्रीय हितों को पूरा करने के लिए। क्षेत्रीय हित होता है, लक्ष्य होता है, वो इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने वो पूरा नहीं करा तो वो क्षेत्रीय पार्टी क्या करेगी, अपना समर्थन वापस ले लेंगी और पार्टी जो गठबंधन सरकार है वो ही हट जाएगी। फिर क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनकी सरकार ही गिर जाएगी जब, है ना। तो इसलिए क्या होता है, कई बार क्षेत्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से अब देखते हैं गठबंधन सरकार के लाभ। तो देखो गठबंधन सरकार के लाभ क्या होते हैं, इससे शासन व्यवस्था में एक दल की निरंकुश होने की संभावना कम हो जाती है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सरकार है वो निरंकुश नहीं होती है, मतलब कि एक दल, मतलब गठबंधन सरकार में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता है कि एक दल जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। इसमें क्या होता है, सरकार के ऊपर दबाव रहता है दूसरी पार्टियों का, है ना। जो शक्ति होती है वो विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है, शक्ति क्या होती है, विभाजित हो जाती है। हर पार्टी का, बेशक प्रधानमंत्री होता है वो एक दल का नेता, बड़े दल का नेता प्रधानमंत्री तो होगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, बट उनके ऊपर जो दबाव होगा वो क्षेत्रीय पार्टियों का अधिक होगा, कि उनको डर होगा कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी, इनको साथ में नहीं लिया, तो इससे क्या होगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो कोई भी दल क्या होता है, निरंकुश होने से बच जाता है। एक निरंकुश दल
होने की संभावना कम हो जाती है। शासन व्यवस्था में गठबंधन सरकार में जो दल होता है वो निरंकुश नहीं हो पाता है। जैसे कि आज तुम बीजेपी देखो, बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, वो अपनी मन मर्जी तरीके से काम कर रही है। किसान 3 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी कुछ करे तो वो सुनते नहीं है। यहाँ पर वो निरंकुश हो रखे हैं, तानाशाही हो रखे हैं, भैया हमें नहीं सुननी किसी की, तुम तो आतंकवादी हो। अरे भाई सच में हो सकती है उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, सच में भी समस्या से जूझ रहे हो, तो उनको सुनना चाहिए ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या होते हैं, एक दल का निरंकुश से, गठबंधन सरकार से एक दल का निरंकुश कायम नहीं हो पाता है, संभव नहीं होता है कि वो स्थापित हो पाए, और पूरे देश का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, और जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे लोगों की भागीदारी अधिक बढ़ती है। अब इससे क्या होता है, मतलब प्रतिनिधि बहुत अधिक हो जाता है, क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती हैं। इससे क्या होता है, प्रतिनिधि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो लोगों के अपने क्षेत्र की बातों को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ पर दोबारा से प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको रखती हैं सरकार के सामने, सरकार को मजबूर करती हैं उनको पूरा किया जाए। इससे क्या होता है, प्रतिनिधित्व बढ़ता है और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और बढ़ती है। अब क्षेत्रीय आकांक्षा कोई पूरी होगी तो लोग और क्या करेंगे, उसमें भागीदारी लेंगे। तो इस तरीके से सारी पार्टियां भागीदारी लेती हैं, तो इससे क्या होता है, भागीदारी बढ़ती है। एक जवाबदेही और पारदर्शितावादी सरकार का गठन होता है। हाँ, ये भी होता है कि कई बार इसमें क्या होता है, पारदर्शिता भी आती है कि हर एक चीज़ क्या होता है, कोई घपलेबाजी नहीं होती किसी एक पार्टी के द्वारा, हर एक चीज़ क्या होती है सभी पार्टी के सामने होती है। ठीक है, तो पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, जवाबदेही भी होती है। सरकार की जवाबदेही क्या होती है, लोगों के प्रति बढ़ जाती है, क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति बढ़ जाती है। तो ये भी होता है। कई बार गठबंधन सरकार भ्रष्ट भी होती है, ये भी होता है कि पैसा वैसे होते हैं ना, खरीद कर लेना, खरीद कर वोट, मतलब खरीद कर विधायक को खरीदना, एमएलए को, सांसद को खरीदना, ये भी होता है। हम दूध के धुले नहीं है हमारी राजनीति कोई, ये भी यहाँ पर चलता है। पैसे दो, दारू बांटो, सब कुछ चलता है यहाँ। तो यहाँ की राजनीति अलग है यार, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। एक जवाबदेही और पारदर्शी वाली, हमने ये भी पढ़ लिया। और ये भी क्षेत्रीयता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है और क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को केंद्रीय स्तर पर उठाती हैं। अब क्या होती है, क्षेत्रीयता की भूमिका। अब जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनकी भूमिका अधिक बढ़ जाती है, क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे अधिक महत्व देने लग जाते हैं। जो सरकार होती है वो क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक महत्व देती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों से, रीजनल जो पार्टियां होती हैं क्षेत्रीय पार्टियों से तो मिलकर सरकार बन रही है उनकी, तो इसलिए भाई क्षेत्रीय पार्टियों को क्या करना है, समर्थन तो देना ही देना है। तो इसलिए एक कठोर और निरंकुश सरकार की जगह लचीली और संवेदनशील सरकार का निर्माण होता है। एक कठोर सरकार नहीं बन पाती है, गठबंधन सरकार कठोर नहीं होती है, ना निरंकुश होती है, इसकी वजह वो एक लचीली और संवेदनशील सरकार का निर्माण होता है। गठबंधन सरकार के कारण क्या होता है, सरकार कठोर नहीं होती है, ना ही निरंकुश होती है, वो सरकार संवेदनशील और लचीली होती है, उसमें गुंजाइश होती है चीज़ों को समझने का, लचीली होती है, क्षेत्रीय मुद्दों को समझने का, दूसरों की बातों को सुनने का, और संवेदनशील भी होती है दूसरों के प्रति। तो इस प्रकार से जो गठबंधन सरकार होती है वो लचीली संवेदनशील होती है। अब मैं फिर एग्जांपल दूंगा बीजेपी का, कि अभी बीजेपी देखो कितनी निरंकुश है, कठोर है, लचीली है, घंटा किसी की बात नहीं सुनने वाले, वो कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से तो गठबंधन सरकार के ये फ़ायदे थे। वैसे इलेक्शन आ रहे हैं, अभी प्रधान के इलेक्शन हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जैसा लगे आपको, जैसा चाहते हो, जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही आप मेरे को रिस्पॉन्स देते हो। तो अगर कमेंट करोगे, अच्छी कमेंट करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और गलत करोगे तो कुछ सीखूँगा, ट्राई करूँगा। कोई मतलब तुम्हें कुछ गलत लगता है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो उसका बताओ भी, रीज़न भी दो कि यार सही थोड़ी वीडियो बनाओ, तो उस पर मैं अच्छे से काम करूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मज़े लेते रहिए।